हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ। चैप्टर 7 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है सर्वांग समता। पिछले वीडियो में हमने सर्वांग समता को पढ़ा था, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा था उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे एंड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए। एंड अदर सब्जेक्ट के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में होते हैं, तो वहां जाकर चेक कीजिए। एंड चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह हमने देखा था। सर्वांग समता का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, दो सीधी लाइन होती है और एक एस की तरह बना हुआ होता है। तो ये हो गया सर्वांग समता का चिन्ह। हमने पढ़ा था कि वे वस्तुएं जो एक ही आकार और एक ही माप की होती है सर्वांग सम कहलाती है और यह गुण सर्वांग समता कहलाता है। मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान माप की है, समान आकार की है, ठीक है। अगर आप एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि रेखाखंड, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग समान होंगे। संगत भाग में कौन कौन से भाग समान होंगे? संगत भाग क्या होता है? कोई भी त्रिभुज सर्वांग सम तभी होगा जब उसके संगत भाग समान होंगे, मतलब उसके संगत शीर्ष समान होंगे, संगत भुजाएं समान होंगी और संगत कोण भी समान होंगे। तो संगत शीर्ष में कौन कौन सा आ जाएगा? P और A। त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं PQR, इस त्रिभुज के तीन शीर्ष हैं PQR और इस त्रिभुज के भी तीन शीर्ष हैं ABC। इन दोनों का संगत शीर्ष कौन सा हुआ? P और A हो गया संगत शीर्ष। दूसरा Q और B, Q और B, R और C, R और C। पहला कंडीशन ये है कि संगत शीर्ष समान होना चाहिए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उसका संगत शीर्ष समान होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए। दूसरा है संगत भुजाएं। संगत भुजाएं मतलब PQ और AB, ये दोनों भुजाएं समान होना चाहिए। PQ और AB, QR और BC, QR और BC, QR BC। तीसरी भुजा, यहाँ पर हम 3 डॉट दे देते हैं, PR और AC, PR AC। संगत शीर्ष और संगत भुजाएं। संगत कोण भी इसमें बराबर होना चाहिए। इसमें कोण P जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण भी होना चाहिए। मतलब त्रिभुज PQR का कोण P जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का इसका भी कोण होना चाहिए, यानी कोण P बराबर होना चाहिए कोण A के। कोण Q बराबर होना चाहिए कोण B के। कोण Q बराबर कोण B। कोण R बराबर कोण C। कोण R बराबर कोण C। अगर दो त्रिभुज में संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर है तब हम कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। ये हमने देखा त्रिभुज में। आगे देखते हैं हम आयत में। दो आयत तभी सर्वांग सम होते हैं जब उनकी लंबाई और चौड़ाई समान माप की हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। दो भुजाएं एक जैसी होती है और दो भुजाएं एक जैसी होती हैं। मतलब ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। वैसे ही इसमें भी है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो दो आयत कब समान होगा? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई समान माप की होगी। अगर इस वाले भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इस वाले भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। मतलब जितनी लंबाई इस वाले भुजा की होगी उतनी ही लंबाई उसके सामने वाले भुजा की भी होगी। ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसका 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर का होगा।
और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 आयत जो कि समान लंबाई और समान चौड़ाई की है तभी वो सर्वांग सम होगी। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 2 आयत सर्वांग सम तभी होगा जब उसकी चौड़ाई और लंबाई समान माप की होगी। मतलब इस आयत की चौड़ाई भी समान है और इसकी भी चौड़ाई समान है। जितनी चौड़ाई इस आयत की है उतनी ही चौड़ाई इस आयत की भी है। जितनी लंबाई इस आयत की है उतनी ही लंबाई इस आयत की भी है। तब हम कह सकते हैं कि ये आयत एक दूसरे के सर्वांग सम है। वर्ग में 2 वर्ग तभी सर्वांग सम होगा जब उनकी भुजाएं समान माप की होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग में चारों ही भुजाएं बराबर होती है, कोई भी भुजा छोटा या बड़ा नहीं होता है। ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये तीनों भुजा भी 2-2 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये भुजा अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये तीनों भुजा भी 2-2 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर हम इस चतुर्भुज को इस वर्ग के ऊपर रखेंगे तो ये वर्ग इस वर्ग को पूरी तरह ढक लेगा, लेकिन तभी जब उसकी लंबाई समान हो, उनकी भुजाओं की लंबाई जब समान होगी तभी ये एक दूसरे को ढक पाएगा और तभी ये वर्ग इसके सर्वांग सम होगी या फिर ये वर्ग इसके सर्वांग सम होगा। मतलब अगर 2 वर्ग सर्वांग सम है तो उसकी भुजाओं की माप समान होनी चाहिए। तो सारा भुजा 2-2 सेंटीमीटर का होगा। तो दोनों वर्ग की भुजाएं समान माप की है। तो वृत्त कब सर्वांग सम होता है? 2 वृत्त तभी सर्वांग सम होते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ये केंद्र होता है, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। और केंद्र से हम जितनी लंबाई जितना माप लेके वृत्त खींचते हैं तो वो लंबाई जो है उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर हम इसको पूरा यहाँ तक मिला देंगे तो ये व्यास कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा व्यास कहलाता है और व्यास का ही आधा त्रिज्या होता है। तो वृत्त तभी सर्वांग सम होता है जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। मैंने यहाँ पर हाथ से ही 2 वृत्त बनाए हैं। ये वृत्त छोटा बड़ा भी है, लेकिन जब आप अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे तो उसकी त्रिज्याओं को आप समान रख के बनाएंगे, उसकी लंबाई आप समान रख के बनाएंगे और त्रिज्या एकदम समान होनी चाहिए, तभी वो वृत्त एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी 2 वृत्त सर्वांग सम होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है चित्र 7.10 में सर्वांग सम रेखाखंडों को छांटिए। आप ट्रेस करके देखें। जैसे यहाँ पर बहुत सारे रेखाखंड हैं, AB, EF, IJ, KL, MN, GH, CD। इसको हम पहले अंदाज से ही छांटते हैं। जैसे कि AB है तो आपको देखने में लग रहा होगा कि AB की लंबाई जैसे ही कोई और भी रेखाखंड है, AB की लंबाई जितना ही एक रेखाखंड KL है, तो ये दोनों लगभग बराबर लग रहे हैं। और CD और IJ ये दोनों भी बराबर लग रहे हैं। EF और MN ये भी बराबर लग रहे हैं। तो हम इन सबको माप के देखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्केल लिया है, स्केल को हम इस तरह से रखेंगे। स्केल का एक भाग थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर आना चाहिए। इस तरह से हमने रखा, यहाँ पर रहता है 0, इसको हमने इसके सीध में रखा है। तो ये रेखाखंड लगभग 3 सेंटीमीटर का है, 3.1 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे आ रहा है 3.1 सेंटीमीटर का। अब हम KL को मापेंगे, KL, तो ये भी 3.1 सेंटीमीटर का है। तो ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर है। चलिए अब हम मापते हैं CD और IJ को। CD को पहले मापते हैं। ये हमारा आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4, ठीक है। और IJ को मापते हैं, तो ये वाला भी हमारा आ रहा है 2.4। तो ये रेखाखंड और ये रेखाखंड बराबर है। अब हमें इन तीनों को माप के देखना है कि EF किसके बराबर है, MN के बराबर है या फिर GH के बराबर है। पहले हम EF को मापेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 3.9
3.9 सेंटीमीटर का ये वाला रेखाखंड आ रहा है। 3.9 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना आया था? ये हमारा आया था 2.4 सेंटीमीटर। ये है 2.4 और ये भी 2.4 सेंटीमीटर। इसकी भी लंबाई हम लिख देते हैं। ये आया था हमारा 3.1 सेंटीमीटर और ये वाला भी 3.1 सेंटीमीटर का। तो हमारा EF रेखाखंड 3.9 सेंटीमीटर का आया। GH की लंबाई माप कर देखते हैं। GH की लंबाई लगभग आ रही है 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर। MN की लंबाई हम मापेंगे तो इसकी लंबाई आ रही है लगभग 4.6 सेंटीमीटर। 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने सभी को माप लिया है। आंसर में हम लिखेंगे रेखाखंड AB सर्वांग रेखाखंड KL। यहाँ पर AB और KL ये दोनों बराबर है, सर्वांग सम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा रेखाखंड AB सर्वांग सम KL। दूसरा यहाँ पर है CD सर्वांग सम है IJK, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CD सर्वांग सम IJ। और इनमें से कोई भी रेखाखंड एक दूसरे के बराबर नहीं है। इन तीनों की लंबाई अलग अलग है। लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया गया है वहाँ पर लिखा हुआ है EF सर्वांग सम है GH की, लेकिन जब हमने यहाँ पे मापा तो इन सब की लंबाई अलग अलग आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही आंसर लिख रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वांग सम रेखाखंडों को मापिए। पहले ही हमने यहाँ पर माप के लिखा है, उनके माप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? उनके माप के बारे में हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेखाखंड सर्वांग सम है क्योंकि उनकी लंबाई समान माप की है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांग सम कोणों को छांटिए, कोणों को ट्रेस कर पता करें। तो हम कोणों को कैसे छांटेंगे? तो अगर आप इसको ऐसे भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चित्र और ये चित्र, ये दोनों त्रिभुज जो हैं बराबर लग रहे हैं, मतलब दोनों का कोण समान माप का लग रहा है। और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इस दोनों का कोण भी समान माप का लग रहा है और इस दोनों का कोण भी समान माप का लग रहा है। चलिए हम इसको माप के देखते हैं। तो यहाँ पर चांद में जो ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो सेंटर है, इसको हम इस पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम रखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये रेखा कहाँ पर जाती है। ये आ रहा है हमारा 50 डिग्री पे। ठीक है, इस रेखा पे आ रहा है, ये वाली रेखा पे। तो ये कितना है? 50 है। तो ये वाला कोण जो है 50 डिग्री का है। अब इसको हम मापेंगे। तो चांद को हम उल्टा करके रखेंगे और वैसे ही रखेंगे जैसे कि हमने इसमें रखा था। इस तरह से हमें सीधी लाइन पे रखना है। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये वाली रेखा 50 पे ही आ रहा है, तो ये वाला कोण भी 50 डिग्री का है। अब इसको हम मापते हैं। चांद को हम इस तरह से रखेंगे और ये वाली रेखा 120 पे आ रही है। ठीक है, ये वाला कोण 120 डिग्री का है। फिर से हम चांद को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये वाली रेखा 120 पर ही आ रही है, तो ये वाला कोण भी 120 डिग्री का है। अब हम इसको मापते हैं। चांद को हम इस तरह से इस वाले सेंटर पे, इस वाले सेंटर को, चांद के इस वाले सेंटर को इस वाले सेंटर पर रखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि ये वाली जो रेखा है 70 और 80 के बीच में आ रही है, मतलब 75 डिग्री पे। तो ये वाला कोण हो गया 75 डिग्री का। और फिर से हम इसको मापेंगे, तो हम चांद को उल्टा करके रखेंगे उसी तरह से जैसे कि हमने यहाँ पर रखा था।
तो यहाँ पर भी हम वही देखते हैं कि ये वाली जो रेखा है 70 और 80 के बीच में आ रहा है, मतलब 75 डिग्री पर आ रहा है। तो ये वाला भी 75 डिग्री का कोण हो गया। तो अब हम सेकेंड नंबर देकर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ABC सर्वांगसम कोण JKL। जो कोण होता है उसको हम बीच में लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण B का माप है 50 डिग्री और यहाँ पर कोण K का माप है 50 डिग्री। उसको हमने यहाँ पर बीच में लिखा है। आगे है कोण DEF सर्वांगसम कोण GHI। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण DEF सर्वांगसम कोण GHI। दो कोण हमने लिखा। तीसरा कोण MNO सर्वांगसम कोण PQR। कोण MNO सर्वांगसम है कोण PQR के। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से सर्वांगसम कोणों को मापिए। पहले हमने माप लिया है, आप उनके माप के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिन कोणों की माप बराबर है वे कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। जिन कोणों की माप बराबर है वे कोण एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम है। यदि कोण ABC की माप 70 डिग्री हो तो DEF की माप क्या होगी। हम यहाँ पर दो कोण बनाते हैं। एक कोण का नाम है कोण ABC और DEF। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम है। कोण ABC और DEF सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। दो कोण सर्वांगसम तभी होता है जब उनके कोणों की माप एकदम समान हो। तो इसकी माप अगर 70 डिग्री है तो इसकी भी माप 70 डिग्री ही होगी, तभी ये दोनों कोण सर्वांगसम है। तो थर्ड नंबर का आंसर हो गया हमारा 70 डिग्री। कोण ABC तथा कोण DEF सर्वांगसम है। यदि कोण ABC की माप 70 डिग्री है तो DEF की माप भी 70 डिग्री ही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज का बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।